हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का, आईएससी का। तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, पॉइंट नंबर फर्स्ट, डिमांड। Second, dash refers to the specific quantity to be purchased against the specific price of a commodity. तो इसका भी आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट, डिमांड। नेक्स्ट आते हैं, द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय अ सिंगल इंडिविजुअल एट अ गिवन प्राइस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। तो सिंगल इंडिविजुअल से रहेगा तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल in the market during a given period of time is known as individual demand। तो देखिए यहाँ पे भी दोनों क्वेश्चन एक तरीके से सेम ही आपको दिख रहा है। बाय अ सिंगल इंडिविजुअल एट अ गिवन प्राइस, इंडिविजुअल डिमांड। और यहाँ पे भी सेम ही ऐसा ही क्वेश्चन था। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। अब यहाँ पे क्या है, द डिमांड for two or more goods then two commodity which are demanded together by the consumer। तो दो कमोडिटी जब साथ में कंज्यूमर डिमांड करता है, जो कि एक साथ यूज़ किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट डिमांड। तो डिमांड फॉर ब्रेड एंड बटर, कॉलम्स पेट्रोल्स आर, कार एंड पेट्रोल होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स लिखा गया है। कार एंड पेट्रोल आर द, तो इसका सही एग्जांपल है जॉइंट डिमांड। दोनों चीज़ को साथ में डिमांड किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डेट अराइज ड्यू टू डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी। इसका मतलब क्या हुआ, एक कमोडिटी का डिमांड दूसरे कमोडिटी की वजह से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिराइव डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी लाइक thread and button etc. demand arise due to the demand for a cloth। तो अगर क्लोथ का डिमांड करेंगे तो थ्रेड और बटन का डिमांड ऑटोमेटिक आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, डिराइव डिमांड। नेक्स्ट आते हैं, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट हैज़ मल्टीपल यूज़। तो ऐसे कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ मिल्क, पेट्रोल, स्टील, प्लास्टिक एक्सेट्रा इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा कंपोजिट डिमांड, क्योंकि इनके मल्टीपल यूज़ हैं, आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स दैट अ कंज्यूमर वांट टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज़ नोन एज। अगर कोई कंज्यूमर कोई भी चीज़ खरीदना चाहता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स एंटे डिमांड, पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, यहाँ पे व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ द गुड्स दैट अ कंज्यूमर एक्चुअली बाय, ऊपर वाले क्वेश्चन में ख़रीदना चाहता था, यहाँ पे उसने ख़रीद लिया है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोज डिमांड, पॉइंट नंबर सेकेंड, एक्सपोज डिमांड। नेक्स्ट आते हैं, एक्सपेंसेस दैट इनवर्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्राइस और डिमांड के बीच में जो एक डिमांड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और अदर थिंग इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं प्राइस डिमांड। नेक्स्ट है, प्राइस डिमांड को कैसे डिनोट करते हैं, तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट, डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस एक्स। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट दैट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी परचेज एट अ डिफरेंट प्राइस। पॉइंट नंबर वन है डिमांड शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल, तो आंसर इसका डिमांड शेड्यूल। डैश रिफर्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी दैट व्हेन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज ड्यू टू द चेंज इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे क्या है कि अगर कंज्यूमर का रियल इनकम में कोई चेंज आता है, ठीक है, और जिसके वजह से
कंज्यूमर जो है वो मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से कंज्यूमर के रियल इनकम में जो चेंज दिखाई देता है उस डिमांड को क्या कहते हैं, उस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है इनकम इफ़ेक्ट। इट रिफर्स टू द चेंज ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी एक्स व्हेन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी पी एक्स अपॉन पी वाई चेंज ओइंग टू द चेंज इन द पी एक्स। तो यहाँ पे एक कमोडिटी जब दूसरे कमोडिटी में चेंज लाता है तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पॉइंट नंबर सेकंड सही आंसर है। नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी ओइंग टू द चेंज ऑफ इट्स ओन प्राइस अदर थिंग्स रिमेन सेम। अब यहाँ पे क्या है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो चेंज हो रहा है मतलब प्राइस में उसके खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसके डिमांड में चेंज आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है दैश रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स ऑन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी वाई व्हेन एक्स एंड वाई आर रिलेटेड गुड्स। तो यहाँ पर रिलेटेड गुड्स है और चेंज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो रिलेटेड गुड्स जब होते हैं, रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उस कंडीशन पे इसका क्या आंसर होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट चेंज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। डैश इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डिमांडेड बाय द इंडिविजुअल एट अ डिफरेंट प्राइस एट अ डिफरेंट टाइम। तो इंडिविजुअल की बात हो रही है तो यहाँ पे आंसर होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट आते हैं इट इज़ अ टेबल डैट शोज द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट ऑल द कंज्यूमर। तो सारे कंज्यूमर की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट है दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर ऑल की बात नहीं हो रही, तो इसका सही आंसर होगा डिमांड कर्व। पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, द कर्व शोइंग द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी एट वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे फोकस कर रहा है वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे, तो इसका सही आंसर होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नेक्स्ट है इट इज़ अ कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी डैट ऑल द बायर इन द मार्केट इज रेडी टू बाय एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ऑल द बायर्स वर्ड यूज़ कर रहा है, तो ऑल द बायर्स का मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट है इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट। तो फंक्शनल रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। नेक्स्ट है डैश एक्सप्रेस द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी अदर थिंग रिमेन्स सेम। तो जब इनकम की बात हो रही है तो इसका सही आंसर है इनकम डिमांड। नेक्स्ट है इनकम डिमांड को कैसे दिखाते हैं, तो पहला आंसर सही है डी एक्स इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ वाई। Other things being equal, when there is change in the price of the commodity X, the demand for a commodity Y changes. When X and Y are related goods, it is called, तो यहाँ पे अब क्या है X और Y related goods है, तो इसका सही आंसर होगा क्रॉस डिमांड। नेक्स्ट है क्रॉस डिमांड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो डी वाई इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में प्राइस ऑफ एक्स पी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड्स आर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। तो सही आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करती हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करती हैं, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर,
चेंज इन वेदर कंडीशन, चेंज इन पॉपुलेशन, सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मार्केट डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द मनी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए हम लोग ने इस तरीके से बनाया है ताकि अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आपका पूरा नोट्स कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, फिर आप अपने आप को जज करिएगा कि आप क्वेश्चन सही आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अभी ये जितने भी MCQ हैं नोट्स फॉर्म में है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, ये सब डिटर्मिनेंट्स हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ, फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, चेंज इन सेविंग हैबिट्स, तो आंसर सही है ऑल ऑफ द अबव। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, इसका भी आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं डैश, दीज आर दोज गुड्स विच हुज इनकम इफेक्ट इज निगेटिव, तो इनकम इफेक्ट इसका निगेटिव होता है, तो सही आंसर है आपका इन्फीरियर गुड्स। यहाँ इनकम बढ़ती है तो हम गुड्स को कंज्यूम करना कम कर देते हैं। नेक्स्ट, दोज आर द गुड्स विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ अनदर टू सेटिस्फाई ह्यूमन, तो एक गुड्स को दूसरी जगह पे यूज़ करना, मतलब एक नहीं है तो दूसरा ख़रीद लिया, तो सही एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट है व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज द डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, तो यहाँ पे क्या है, जब व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज होगा, तो सही आंसर है सब्स्टिट्यूट गुड्स। डैश आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई, दो गुड्स जो कुछ साथ में यूज़ करते हैं, जैसे आपका हो गया बाइक और पेट्रोल, सही आंसर आपका हो गया कम्प्लीमेंट्री गुड्स। गुड्स विच हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड द प्राइस ऑफ बिकम पॉजिटिव, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, तो सही आंसर आपका होगा इसमें गिफन गुड्स। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ डिमांड कर्व, तो आप देखोगे डिमांड कर्व जो होता है उसका शेप निगेटिव होता है, क्योंकि वो लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोप होता है। अदर थिंग बीइंग इक्वल, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज व्हेन इट्स फॉल, प्राइस फॉल एंड डिक्रीज व्हेन इट प्राइस, तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड है। एजम्पशंस सारे आपको याद करने, ऑल ऑफ द अबव, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एजम्पशंस क्या होते हैं, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड किस वजह से काम करता है, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, तो इसमें है लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, तो इसके दो कारण हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सही आंसर है बोथ 1 and 2। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन सॉरी, तो कहाँ कहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, तो प्रेस्टिजियस गुड्स उसमें नहीं काम करता। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड राइज इन द फ्यूचर प्राइस, इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। इग्नोरेंस, इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता, तो सही आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन और क्या है, तो गिफन पैराडॉक्स, गिफन गुड्स पे काम नहीं करता, नेसेसिटीज़ पे काम नहीं करता, इग्नोरेंस आप समझ ही गए, तो इसका भी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है रीज़न फॉर द डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड, क्यों ऐसा होता है, विद द इंक्रीज इन द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेज व्हेन द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो दो पॉइंट्स हैं, तो इसका सही आंसर है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है व्हेन द कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी बाय इट्स प्राइस, मतलब अच्छा महंगा है तो सामान अच्छा होगा, ऐसा कंज्यूमर जब सोचता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस। पॉइंट नंबर 3 सही आंसर है। व्हेन द डिमांड ऑफ अ गुड्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन दिस प्राइस, इट्स ओन प्राइस ऑफ द दैट गुड्स, इट्स रिप्रेजेंट एट अ डिफरेंट पॉइंट एट द सेम डिमांड कर्व, इट इज़ कॉल्ड, तो अगर डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और कुछ भी उसमें और चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो उसका सही आंसर है आपका यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये यहाँ पे क्या होता है, प्राइस के चेंज होने की वजह से ये होता है। इट शोज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिमांड है वो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, तो इसका सही आंसर है 4 बोथ A and B।
अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द डिमांड ऑफ द गुड्स इंक्रीज ड्यू टू द डिक्लाइन इन द प्राइस। तो अब डिक्लाइन इन द प्राइस है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। बताया ना, जहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा वहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड सही आंसर है इसमें। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द डिमांड ऑफ द गुड्स डिक्रीज बट ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड्स इट इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या है कि डिमांड ऑफ द गुड डिक्रीज हो रहा है प्राइस के बढ़ने की वजह से, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ काम कर रहा है। नेक्स्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व टेक द प्लेस व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। मतलब अदर फैक्टर की वजह से डिमांड कम ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो थर्ड आंसर सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, डिमांड कर्व अपनी जगह से हटेगा। तो व्हेन द ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिमांड ऑफ द गुड्स इंक्रीज इट इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे क्या है, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड जो है गुड्स की बढ़ रही है, तो सही आंसर आएगा इसका इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट है इन डैश केस डिमांड कर्व शिफ्ट राइट टू द ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब राइट की तरफ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्ट की तरफ जाएगा तो डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। लेकिन ये अदर फैक्टर की वजह से होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्हेन ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ द गुड्स डिमांड फॉर अ गुड डिक्रीज इट इज़ कॉल्ड। तो अब डिमांड घट रहा है तो इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, अदर फैक्टर की वजह से। लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। इन डैश केस डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट होगा तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, राइट होगा तो इंक्रीज करेंगे। तो आंसर है इसका डिक्रीज इन डिमांड। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।